नमस्कार, मैं रहमान बारी। देश दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस के खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, खास तौर से अमेरिका, इसराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन में चिंता व्याप्त हो गई है। जो रिपोर्ट सामने आई उसके अनुसार उसने लिखा है कि ईरान ने का जो एटॉमिक कार्यक्रम है वो तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उसने ये भी सीधे तौर पे लिखा है कि ईरान ने या तो एटम बम को तैयार कर लिया या फिर उसको बनाने के सारी सामग्रियां उसके पास एकत्र हैं। और उसका जो एटम बम है वो काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी हानिकारक है। जब से ये रिपोर्ट आई है तब से जहाँ ब्रिटेन बौखलाया हुआ है, तो वहीं अमेरिका ने चुप्पी साध ली है। हालांकि जर्मन और फ्रांस ने इसके ऊपर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से ईरान जो है एटम युक्त होने जा रहा है, एटम बम से युक्त होने जा रहा है, ये अत्यंत खतरनाक और दुनिया के लिए चिंताजनक है। उधर ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया जो व्यक्त की गई है उसमें इस बार उसने इनकार नहीं किया, बल्कि वहाँ के जो विदेश मंत्री है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हाँ, हम एटम एटम बम बनाने के अत्यंत करीब हैं और हमारा इसके ऊपर जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। पहले ये होता आया आता था कि इनकार करता था ईरान और सीधे कहता था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, बल्कि ऊर्जा इससे हम तैयार कर रहे हैं जो कि विद्युत और अन्य कार्यों में के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन इस बार जो प्रतिक्रिया सामने आई विदेश मंत्री के, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि हाँ, हम एटम बम बनाने के अत्यंत करीब हैं और हम कभी भी बना सकते हैं। ये इसलिए सिर्फ ऐसा हुआ क्योंकि अब ईरान, ज़ाहिर-सी बात है, चूँकि मिडल ईस्ट में जंग चली रही थी, हालाँकि अभी भी चल रही है। ईरान अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है क्योंकि उसको रशिया, उत्तर कोरिया और चीन का पूरी तरह से साथ है। जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तब से जो नाटो देश हैं उनके अंदर चिंता तो व्याप्त ही हो गई है, लेकिन अमेरिका ने पूरी तरह से चुप्पी साध लिया है। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। बात करें, अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो सीरिया में इस वक़्त जंग तेज़ हो गई है और जो आईएसआईएस जैसा आतंकवादी जो संगठन था, जिसको अब अमेरिका या इज़राइल या ब्रिटेन या नाटो के जो देश हैं और उनके जो मीडिया है वो उनको कह रहा है, विरोधी कह रहा है, उनको आतंकवादी नहीं कह रहा। हालाँकि इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है अमेरिका, इज़राइल दोनों ने। उससे निकल कर जो नया एक संगठन आया है उसने ओएलएफ के ऊपर 2-3 दिन पहले ही उसने हमला किया था। कब्ज़ा करने की बात कर रहे थे, यहाँ तक की बात अफ़वाह उड़ गए थे कि असद का जो तख्ता है वो पलटने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से सीरियाई सेना ने आगे बढ़कर ओएलएफ के पास से आतंकवादियों को, जो गुट है जिसने कब्ज़ा करना शुरू किया था, उसको हटाना काम शुरू कर दिया और रूस ने लगातार हवाई हमला भी वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। रूस की तरफ से कहा जा दावा किया जा रहा है कि उसने सैकड़ों जो संगठन के लोग हैं उनको मार गिराया है। हालाँकि अभी देख 2 तरह की खबरें बात सामने आ रही है। एक खबर तो ये आ रही है कि जो संबंधित संगठन है जिसको अमेरिका, इज़राइल का समर्थन प्राप्त है, वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, सीरिया की राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहा है और कभी भी असद का तख्ता पलट सकता है। तो वहीं दूसरी जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के अनुसार या अन्य मीडिया के अनुसार, जो लेबनानी मीडिया है उसके अनुसार, वो ये है कि रूसी जो हमले हैं वो तेज़ हो गए हैं, उसकी वजह से इस गुट को पीछे हटना पड़ा है और सीरिया की जो सेना है उसको भी इसका साथ मिल रहा है रूस का, और वो ऐसे गुट के लोगों को पीछे ढकेलने में कामयाब हो रहा है। अगर ओलेफ के ज़्यादातर हिस्से को उसने ऐसे गुट के लोगों से खाली भी करा लिया। बहरहाल क्या सच्चाई है ये अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाई। वहीं एक और भी खबर सामने आई जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देखा, चिंता व्याप्त करने की बात की जाए, तो वह है भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पे कह दिया है कि ब्रिक्स अगर अपनी जो डॉलर के पैरेलल अगर अपनी कोई मुद्दा लाने की कोशिश करेगा तो इससे उन देशों को सबसे बड़ा नुकसान होगा जो ब्रिक्स में शामिल हैं। ज़ाहिर-सी बात है, रूस हो, चीन हो या फिर अ, अन्य और जो देश हैं उनका अमेरिका से 36 का आंकड़ा चल ही रहा है। ले देखिए भारत है जो कि ब्रिक्स का फाउंडर है, तो सीधे तौर पे उसका इशारा भारत की तरफ है कि अगर तुम ब्रिक्स में शामिल हो, अगर वहाँ से नहीं हटे, तो तुम्हें हम काफ़ी नुकसान पहुँचा देंगे। सबसे बड़े नुकसान जो होगा वो व्यापार के ऊपर होगा। बहरहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठे नहीं हैं, फिलहाल राष्ट्रपति अभी नहीं बने हैं, वो जनवरी में बनेंगे। उससे पहले देखना ये होगा कि आगे अभी और भी क्या-क्या वो कदम उठाते हैं। हालाँकि जिस तरह से उनका जो निर्णय लगातार सामने आ रहा है,
जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह से भारत के विरोधी हैं। भारत के विरोध में लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में भारत को भी सोचना होगा कि आखिर इसका जवाब किस प्रकार से दिया जाए। हालाँकि भारत की तरफ से अभी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहीं बात करें गज़ा की, तो गज़ा पे इज़राइल का हमला लगातार जारी है। हालाँकि हमास की तरफ से कहा गया कि वो सीज़-फायर करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कुछ शर्तें हैं। और वो सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि जो सीज़-फायर हो अस्थायी रूप से हो और फिर गज़ा से इज़राइल की सेना हट जाए, पूरी तरह से हट जाए और फ़लस्तीन को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता प्राप्त करा जाए, वहाँ के लोगों को आज़ादी की ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाए। हालाँकि इज़राइल इसके ऊपर तैयार अभी नहीं है। तो वहीं बात की जाए लेबनान की, बात की जाए तो लेबनान और इज़राइल में सीज़-फायर ज़रूर हो गया, लेकिन अभी भी दक्षिण लेबनान के जो लगभग 60 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर लोग अभी वहाँ तक नहीं पहुँच सके, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि इज़राइल के जो सैनिक हैं वो लगातार वहाँ पर फायर कर रहे हैं। और उनका कहना है कि यहाँ पर अभी लोग लेबनान से दक्षिण से निकल के उत्तर तरफ चले गए थे, वो अभी वो ना आएँ, क्योंकि अभी वहाँ पर हिज़्बुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, ये उनका आरोप है। ऐसे में हिज़्बुल्लाह ने आरोप लगाया है कि इज़राइल की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, और अगर वो लगातार उसका उल्लंघन जारी रहेगा तो हिज़्बुल्लाह भी इसका जवाब देगा। वहीं हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि सीरिया और अ, लेबनान को मिलाने वाली जो सड़क है जिसके ऊपर इज़राइल ने बमबारी करके तोड़ दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया था, उसको हिज़्बुल्लाह ने बनाना शुरू कर दिया है। और माना जा रहा है कि इसी सड़क से होकर ही ईरान से हथियार सीरिया से होते हुए लेबनान तक जाता है, हिज़्बुल्लाह तक जाता है। और यही वजह है कि सीरिया में जो जंग शुरू हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है, ताकि हिज़्बुल्लाह तक जाने वाले हथियार को रोका जा सके। दूसरी बड़ी चीज़ ये भी है कि असद, जो कि ईरान के समर्थक रहे हैं, उनको भी हटाने का प्रयास अमेरिका और इज़राइल की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले वक़्त में अभी और क्या-क्या बदलाव होता है, अभी और कितना जंग छिड़ती है, क्या नई जंग, नया मोर्चा कोई खुलेगा या फिर जंग समाप्त होगी, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल मैं मसी वाली को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.